तो हमारा क्लास 11th का जो चैप्टर चल रहा है, चैप्टर का नाम है बेटा स्ट्रक्चर ऑफ एटम। तो स्ट्रक्चर ऑफ एटम जो चैप्टर है उसके अंदर हमारा एक क्लास हो चुका है। पिछले क्लास में हम लोगों ने बहुत सारी चीजें देखी थी जो बहुत इंपॉर्टेंट था। क्या था वो? तो चैप्टर था बेटा स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स, और इसके अंदर हमने पिछले क्लास में एक टॉपिक पढ़ा था। टॉपिक था रेडिएशन। क्या टॉपिक था बेटा? ये रेडिएशन। और हमने इसमें बहुत सारी बातें जानी थी। रेडिएशन क्या होता है, रेडिएशन किस चीज से निकलता है, अलग अलग चीजों में अलग अलग एनर्जी क्यों होती है, अलग अलग रेडिएशन में अलग अलग एनर्जी क्यों पाई जाती है, उसके बारे में आज बात करेंगे। तो पिछले क्लास में कहां तक हम लोगों ने पढ़ा था, थोड़ा सा याद दिला दो। हमने पिछले क्लास में पढ़ा था कि रेडिएशन एक एनर्जी है। रेडिएशन एक एनर्जी है जो जब भी किसी चीज में से निकलता है तो क्या बनाता हुआ निकलता है? वेव बनाता हुआ निकलता है। तो पिछले क्लास में हम लोगों ने यह पढ़ा था कि रेडिएशन एक एनर्जी है जो जब भी किसी चीज में से निकलता है तो वेव बनाता हुआ निकलता है, और अलग अलग ऑब्जेक्ट में से अलग अलग एनर्जी वाला क्या निकलता है बेटा? रेडिएशन। ठीक है, तो अब तक ये तो समझ में आ गया कि एक्चुअल में रेडिएशन कौन निकालता है। जल्दी याद दिला मेरे को, कौन निकालता है बेटा? एटम। कौन निकालता है रेडिएशन? एटम। और क्योंकि पूरे यूनिवर्स में जितनी भी चीजें पाई जाती हैं सब क्या चीज से बना है? एटम से। और एटम क्या निकालता है? रेडिएशन। इसका मतलब क्या समझे? यूनिवर्स का हर ऑब्जेक्ट एक्चुअली में क्या निकाल रहा होता है? रेडिएशन। तो सभी चीजों से रेडिएशन निकलता है। तो पिछले क्लास में हम लोगों ने यह सीखा कि किस चीज से निकलता है रेडिएशन, और हमने कंक्लूजन यह पाया कि रेडिएशन एटम से निकलता है, यानी कि हर चीज से निकलता है। आज सीखेंगे कि अलग अलग रेडिएशन में अलग अलग एनर्जी क्यों होती है। अलग अलग रेडिएशन में अलग अलग एनर्जी क्यों होती है? अरे भाई, मैं सन के सामने खड़ा हो जाऊंगा, सन में से क्या आ रहा है? रेडिएशन। मैं बल्ब के सामने खड़ा हो जाऊंगा, बल्ब में से क्या आ रहा है? रेडिएशन। लेकिन सन के सामने जब मैं खड़े होता हूं मुझे ज्यादा गर्मी लगता है, बल्ब के सामने मुझे गर्मी कम लगता है। तो इसका मतलब क्या समझे? सन में से भी रेडिएशन आ रहा है, बल्ब में से भी रेडिएशन निकल रहा है, पर एक का एनर्जी ज्यादा, एक का एनर्जी कम। तो आज हमको यही समझना है कि आखिर अलग अलग रेडिएशन में अलग अलग एनर्जी क्यों पाई जाती है। अलग अलग रेडिएशन में अलग अलग एनर्जी क्यों पाई जाती है, समझते हैं। तो बेटा रेडिएशन के ऊपर जानते हो रेडिएशन क्या होता है, इसके बारे में बहुत सारे साइंटिस्टों ने स्टडी किया, लेकिन एक ऐसा साइंटिस्ट आया जिसने रेडिएशन का मतलब ही बदल के रख दिया, और उस साइंटिस्ट का नाम है बेटा मैक्स प्लैंक। उस साइंटिस्ट का नाम है मैक्स प्लैंक। इस साइंटिस्ट ने रेडिएशन के बारे में ऐसी ऐसी बातें बताई जो उस समय कोई नहीं जानता था। इवन आप भी नहीं जानते, मैं अभी जो बताने वाला हूं ये आप भी नहीं जानते। तो मैक्स प्लैंक नाम के एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने रेडिएशन के बारे में कुछ ऐसी बातें बताई जो उस समय के साइंटिस्टों को समझ में नहीं आता था। ये क्या बोल रहे हैं प्लैंक? बहुत समय लग गया लोगों को इस बात को समझने में कि प्लैंक क्या बोल रहे हैं। तो देखते हैं आखिर प्लैंक ने ऐसा क्या बोल दिया कि इतनी सनसनी फैल गई थी कि रेडिएशन एक्चुअल में क्या होता है। और प्लैंक ने रेडिएशन के बारे में क्या बताया, तो गौर से सुनना बेटा। प्लैंक नाम के साइंटिस्ट ने एक अजीब सा पॉइंट बोला, और उन्होंने यह बोला कि जब भी किसी चीज में से रेडिएशन निकलेगा तो क्या बनाता हुआ निकलता है बेटा? वेव। क्या बनाता हुआ निकलेगा? वेव। लेकिन ऐसे नहीं निकलेगा, वेव निकलेगा पर ऐसे नहीं निकलेगा, बल्कि ऐसे निकलेगा। ये देखो ऐसे निकलेगा। क्या देखा तुमने? छोटे छोटे टुकड़ों के फॉर्म में, छोटे छोटे पैकेट्स के फॉर्म में। तो प्लैंक कहते हैं कि एटम के अंदर से क्या निकलता है? रेडिएशन। प्लैंक कहते हैं किसी भी चीज में से क्या निकलता है? रेडिएशन। पर प्लैंक कहते हैं रेडिएशन कभी भी कंटिन्यू नहीं निकलता, बल्कि डिसकंटिन्यूसली निकलता है इन फॉर्म ऑफ स्मॉल पैकेट्स। और इन छोटे छोटे पैकेट्स को कहा जाता है बेटा फोटोन, या इनको कहते हैं बेटा क्वांटा। क्वांटा। और क्वांटा का मतलब जानते हो क्या होता है? क्वांटा का मतलब होता है बेटा एनर्जी। क्वांटा का क्या मतलब होता है? एनर्जी। तो ये जो फोटोन है ना, इसी के अंदर क्या रहता है? एनर्जी रहता है। तो प्लैंक ने क्या बोला
प्लैंक ने क्या बोला, जब भी किसी चीज में से रेडिएशन निकलेगा तो कंटिन्यू नहीं निकलेगा, बल्कि छोटे छोटे पैकेट्स के फॉर्म में निकलेगा, जिसका बोलेंगे हम लोग बेटा फोटोन। फोटोन। पर क्वेश्चन है, प्लैंक को कैसे पता चला कि ऐसा होता होगा? रेडिएशन दिखता है क्या? रेडिएशन नहीं दिखता, लाइट नहीं दिखता, फिर हम ये बात कैसे मान ले कि जो रेडिएशन किसी भी चीज में से निकलता है वो किस फॉर्म में निकलता है बेटा? पैकेट्स के फॉर्म में। तो ये तो बहुत अजीब बात था, सबको लगता था रेडिएशन ऐसे निकलता होगा, पर प्लैंक ने क्या बोला, नहीं ये वो ऐसे निकलता है। तो लोगों ने ढेर सारे क्वेश्चंस पूछे प्लैंक से, तुमको कैसे पता चला भाई? जब रेडिएशन दिखाई नहीं देता तुम कैसे जान गए? तुम कैसे जान गए कि जो रेडिएशन निकलता है वो पैकेट्स के फॉर्म में निकलता होगा? तो मैं बताता हूं, रेडिएशन पैकेट्स के फॉर्म में निकलता है, ये प्लैंक ने कैसे प्रूफ किया। पर कैसे प्रूफ किया वो थोड़े देर के बाद बताऊंगा, पहले हम इसके बारे में और कुछ बातें समझ लेते हैं। तो अभी अभी आपको क्या पता चला कि प्लैंक नाम के साइंटिस्ट ने बोला है कि जब भी रेडिएशन निकलेगा तो फोटॉन्स के फॉर्म में निकलेगा। चलिए इस स्टेटमेंट को लिखिए बेटा, डाले हेडिंग प्लैंक थियरी ऑफ रेडिएशन। लिखो प्लैंक थियरी ऑफ रेडिएशन, लिखेंगे प्लैंक थियरी ऑफ रेडिएशन। तो लिखिए अकॉर्डिंग टू दिस थियरी, according to this theory, the radiation emitted by any source, the radiation emitted by any source take place discontinuously in form of small packets, in form of small packets known as photon, or quanta, known as photon or quanta, and each photon has certain energy, and each photon has certain energy. Each photon has certain energy, यानी कि इस फोटोन के अंदर क्या होता है बेटा? एनर्जी होता है। लेकिन अभी भी एक क्वेश्चन मेरे दिमाग में चल रहा है कि अब ये तो आपको मालूम चल गया ना, कि किसी भी ऑब्जेक्ट में से जब रेडिएशन निकलेगा तो फोटोन के फॉर्म में निकलेगा, पर किसी ऑब्जेक्ट में से ज्यादा एनर्जी निकलता है और किसी ऑब्जेक्ट में से कम एनर्जी निकलता है। सन में से बहुत ज्यादा एनर्जी आता है और एक बल्ब में से कम एनर्जी निकलता है। तो अब ऐसा क्यों होता है ये पता लगाते हैं। ध्यान से देखिएगा, मैं आपके सामने एग्जांपल लेता हूं बेटा सन का। मालूम मैंने यहां पर सन का एग्जांपल ले लिया और यहां पर एक बल्ब का एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है? ये देखो मैंने यहां पर एक बल्ब ले लिया, बल्ब जल रहा है। अब एक बात बताओ, सपोज यहां पर कोई आदमी खड़ा है, ये देखो बेटा, सपोज यहां पर कोई आदमी खड़ा है और यहां पर भी कोई आदमी खड़ा है, ठीक है? अब उसके बाद ये बताओ कि इन दोनों में से किसको ज्यादा गर्मी महसूस हो रहा होगा? है जी, यानी सन वाले केस में समझते हैं कैसे। ये देखो बेटा, सन के अंदर से एनर्जी के पैकेट्स निकल रहे हैं, ये देखो सन के अंदर से एनर्जी के पैकेट्स निकल रहे हैं, और ये देखो बल्ब के अंदर से एनर्जी का पैकेट निकल रहा है, तो ये है सन के अंदर से आने वाला पैकेट और ये है बल्ब के अंदर से निकलने वाला पैकेट। अब तुमने बोला कि सन के सामने ज्यादा गर्मी लगता है, इसका मतलब क्या समझे? सन के अंदर निकलने वाले फोटॉन्स का एनर्जी क्या होता होगा बेटा? हाई। और तुम कहते हो बल्ब के सामने उतना गर्मी नहीं लगता, इसका मतलब बल्ब के अंदर के फोटोन का एनर्जी क्या होता होगा बेटा? कम। अच्छा क्वेश्चन पूछूं, इन दोनों में से किसके फोटोन का फ्रीक्वेंसी ज्यादा है? ऊपर वाले का है ना? कैसे पता चला? ये देखो ये दूर दूर है, वेव लेंथ दूर दूर होता है तो फ्रीक्वेंसी कम,
और वेवलेंथ जब पास पास होता तो फ्रीक्वेंसी ज्यादा। तो तुमने बोला ऊपर वाले का फ्रीक्वेंसी क्या है बेटा, हाई, और नीचे वाले में क्या बोला तुमने, फ्रीक्वेंसी क्या है बेटा, कम। तुमने क्या नोटिस किया कि जिस फोटोन का फ्रीक्वेंसी कम होता है उसका एनर्जी भी कम होता है, और फ्रीक्वेंसी ज्यादा तो एनर्जी भी ज्यादा। तो क्या मैं ऐसा कह सकता हूं, क्या मैं ऐसा कह सकता हूं कि किसी भी फोटोन का जो एनर्जी होता है बेटा वो उसकी फ्रीक्वेंसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। अच्छा जी, अब इस प्रोपोर्शनैलिटी साइन को हटाऊंगा तो एक कांस्टेंट साइन दूंगा बेटा, ऐसे लिख सकता हूं। अब ये h क्या है, h कांस्टेंट है, यहां पर h क्या है, h यहां पर कांस्टेंट है। यहां पर h जो है ना बेटा इसको हम प्लैंक कांस्टेंट कहते हैं, इसको हम लोग प्लैंक कांस्टेंट बोलते हैं। और इसका एक वैल्यू होता है, इसका वैल्यू होता है बेटा 6.62 इंटू 10⁻34 जूल सेकेंड। ये h का वैल्यू होता है, ये फिक्स वैल्यू है, इसको याद रखना पड़ेगा आपको। फिर मुझे याद आया कि पिछले क्लास में मैंने आपको पढ़ाया है कि फ्रीक्वेंसी क्या होता है, क्या याद है बच्चों, फ्रीक्वेंसी क्या होता है, सी अपॉन लैम्डा। अरे कॉपी में देखो, पिछले क्लास में मैंने करवाया है। तो बेटा अगर अगर फ्रीक्वेंसी का वैल्यू यहां पुटअप कर दूं, अगर मैं फ्रीक्वेंसी के वैल्यू यहां पुटअप कर दूं तो मेरा ऊपर वाला फॉर्मूला कैसा हो जाएगा, एच सी अपॉन क्या हो गया बेटा, लैम्डा। लीजिए आपके सामने दो फॉर्मूला आ गए, ये एक फॉर्मूला है बेटा और ये एक फॉर्मूला है। जल्दी बताइए इन दोनों फॉर्मूला से एक्चुअली में क्या कैलकुलेट हो रहा है, ये क्या है, एनर्जी, ये क्या है, एनर्जी। अब बताओ किसका एनर्जी, फोटोन का, फोटोन का। ये जो ई लिखा है ना, ई का मतलब होगा बेटा एनर्जी ऑफ क्या, वन फोटोन। इस बात का ध्यान रखना, ये जो फॉर्मूला है दोनों ना, इससे आपको सिर्फ एक फोटोन का एनर्जी मालूम चलेगा, सिर्फ एक फोटोन का। कई बच्चे कंफ्यूज होते हैं, क्या सोचते कई बच्चे, मैं पूछता हूं नहीं इस ई के क्या मतलब है, ई से क्या मालूम चलता है, तो कई बच्चे बोलते हैं एनर्जी ऑफ रेडिएशन, सीधा बोल देते हैं एनर्जी ऑफ रेडिएशन। इससे आपको एनर्जी ऑफ रेडिएशन मालूम नहीं चल रहा है, क्या मालूम चल रहा है, एनर्जी ऑफ सिंगल फोटोन। करेक्ट। तो अभी अभी आपने क्या देखा, प्लैंक क्या बोलते हैं कि जिस फोटोन का फ्रीक्वेंसी कम उसकी एनर्जी कम, फ्रीक्वेंसी ज्यादा तो एनर्जी भी ज्यादा। तो लिखिए आगे, उसी में आपने जो कॉपी में लिखा है ना उसी में आगे लिखिए, अकॉर्डिंग टू दिस थियरी, according to this theory, energy of a photon, energy of a photon is directly proportional, energy of a photon is directly proportional, is directly proportional to its frequency, directly proportional to its frequency। और उसके बाद सब कुछ कॉपी कर लो, कॉपी करेंगे बेटा। तो सभी ऑब्जेक्ट्स के अंदर से रेडिएशन निकलता है, और अभी अभी पता चला कि जो रेडिएशन होता है वो फोटॉन्स के फॉर्म में निकलता है, और उन फोटॉन्स के अंदर एनर्जी रहता है। और उस एनर्जी को हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, ये मैंने आपके सामने दो फॉर्मूला लिख दिया हुआ है। कॉपी कर लिए सबने,
ओके, लिख लिया बेटा सबने, कॉपी कर लिया, ओके। लेकिन अब यहां पर क्वेश्चन एक मेरे दिमाग में आ रहा है, एक क्वेश्चन मेरे दिमाग में ये आ रहा है कि प्लैंक ने ये तो कह दिया बेटा, प्लैंक ने ये तो कह दिया कि जब भी किसी चीज में से रेडिएशन निकलेगा तो फोटॉन्स के फॉर्म में निकलेगा, है जी। प्लैंक ने क्या बोल दिया कि जब भी किसी चीज में से रेडिएशन निकलेगा तो फोटोन के फॉर्म में निकलेगा। पर अब एक क्वेश्चन मेरे मन में आ रहा है कि प्लैंक को यह बात मालूम कैसे चला होगा, प्लैंक को यह कैसे पता चला होगा कि जो रेडिएशन है फोटोन के फॉर्म में निकलता है। क्या फोटोन दिखाई देता है? नहीं, तो फोटोन तो दिखता ही नहीं है, फिर प्लैंक को कैसे पता चल गया होगा कि किसी भी ऑब्जेक्ट में से क्या निकलता है बेटा? फोटोन। तो क्या लगता है प्लैंक ने क्या एक्सपेरिमेंट किया होगा? मैं आपको प्लैंक द्वारा किए गए जो एक्सपेरिमेंट हैं जिससे उन्होंने प्रूफ किया वो बताऊंगा आपको। मैं अपनी तरफ से भी कुछ एग्जांपल बताऊंगा। पहले एक ऐसे ही अजीब सा एक आंसर आपको बताता हूं। अगर आप पूछेंगे किसी ऐसे आदमी से जो किस चीज को जस्टिफाई नहीं कर पा रहा है, वो क्या जवाब देगा? ये बताओ, किसी भी ऑब्जेक्ट में से रेडिएशन निकलता है पैकेट्स के फॉर्म में, पर दिखता तो नहीं है, तो तुमको कैसे पता चला? तुमको कैसे पता चला? तो जवाब सुनो, हवा दिखता है, हवा दिखता है नहीं, पर होता तो है ना। मानते हो कि नहीं हवा होता है? अब हवा होता है, आप मानते हो, पर दिखता तो वो भी नहीं है, पर मान तो लिया ना। वैसे ये भी होता है, मान लो। ये है एकदम बकवास आंसर। ये क्या बात हुई भाई कि मैंने जो क्वेश्चन पूछा आपने उसी पर क्वेश्चन पूछ दिया। मैंने पूछा ये दिखता है क्या, तुम बोले हवा दिखता है, कहते क्या बात हुई? तो अब मैं आपको बताता हूं बेटा कैसे ये साबित हुआ, कैसे ये साबित हुआ कि किसी भी ऑब्जेक्ट में से क्या निकलता है? फोटोन। एक बात पहले बता दूं, जो अभी आप थ्योरी पढ़ रहे हैं ना, किसका थ्योरी है ये? मैक्स प्लैंक का। मैक्स प्लैंक और एल्बर्ट आइंस्टाइन मिलके कई थ्योरी को अंजाम दिए थे। एल्बर्ट आइंस्टाइन का एक बहुत फेमस थ्योरी है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। अभी आगे आप पढ़ोगे इसी चैप्टर में। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नाम का एक थ्योरी है, एक कॉन्सेप्ट है। बहुत सालों से एल्बर्ट आइंस्टाइन उस पर काम कर रहे थे, पर वो कुछ चीजों को नहीं समझ पा रहे थे, दिक्कतें आ रही थी उनको। पर जब प्लैंक ने यह थ्योरी दिया और इस थ्योरी से जब उन्होंने अपने थ्योरी को रिलेट किया तो उनको अपने कॉन्सेप्ट में बहुत सारी चीजें जो उनको मालूम नहीं चल पा रही थी मालूम चलने लग गई। तो कहीं ना कहीं आगे चल के एल्बर्ट आइंस्टाइन का बहुत मदद हुआ इस थ्योरी से। अब वो क्या मदद था, कैसे हेल्प मिला, सब आगे बताऊंगा आपको। पर अभी पहले ये समझ लेते हैं कि फोटोन तो दिखता नहीं, पर साबित कैसे होता है बताता हूं। सबसे पहले मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं बेटा, ये बताओ, मान लो मैंने ना एक रॉकेट ले लिया। ये देखो मैंने एक रॉकेट ले लिया, ठीक है, और इस रॉकेट में ना मैंने एक आदमी को बांध दिया है। ये देखो यहां पर मैंने एक आदमी को बांध दिया है। ये देखिए मैंने यहां पर एक आदमी को बांध दिया है, वेरी गुड। और मैंने छोड़ दिया रॉकेट। बताइए इस आदमी के साथ क्या होगा? ये वो स्पेस में जाने वाला रॉकेट है ना, ये उसमें मैंने अच्छे से बांध दिया और छोड़ दिया ऊपर। क्या होगा इसके साथ? देखिए मुझे प्रोसेस जानना है, क्या हुआ होगा? मर जाएगा तो मालूम है मुझे भी, मर तो जाएगा। मरने का प्रोसेस बताओ, कैसे मरा होगा? हाँ ऐसा हो सकता है। और कुछ ठीक बोला है, वेरी गुड। तुम कह रहे हो ग्रेविटेशनल फोर्स है ना, अच्छा खासा फील करना पड़ता है जो ऊपर जाते हैं उनको। पर ये तो एक साधारण आदमी है, एक आम आदमी है। और कुछ ठीक बोल रहा है इसके अलावा? मतलब वो तो ठीक है, वो तुम ठीक बोल रहे हो कि ग्रेविटेशन के कारण वो मर जाएगा, पर मरेगा कैसे? सांस रुक गया, ऐसा पूछ रहा हूं मैं। सांस रुक गया, नाक कहां से खून बाहर आ गए, ऐसे कुछ पूछ रहा हूं मैं। और कुछ? उससे क्या होगा? हाँ ये भी एक अच्छा जवाब है, पर ये तो बहुत ऊपर जाने के बाद होगा, तो पहले नहीं पड़ जाएगा, तो पहले नहीं पड़ जाएगा। जानते हो कैसे मरेगा? मरेगा, पर कैसे मरेगा? जल के मरेगा। ये जल जाएगा, राख हो जाएगा, इसका कुछ नहीं बचेगा। कुछ नहीं मतलब कुछ भी नहीं, हड्डी भी नहीं मिलने वाला इसका। मैंने कहा ये जल जाएगा। आग तो नीचे लगी हुई है, तो ऊपर कैसे जल जाएगा? सही बात। क्या बोला तूने बेटा? एयर, हवा। हवा, हवा से कोई कैसे जल जाएगा भाई? एटमॉस्फेयर। जब ये रॉकेट ऊपर जाता है ना बेटा,
जब ये रॉकेट ऊपर जाता है तो हवा से वो टकराता है, और हवा से इतनी तेजी से टकराता है कि आदमी जल जाता है। तो क्या हवा से टकराने से भी कोई जल सकता है? समझाता हूं कैसे। जलने के लिए क्या चाहिए? जलाने के लिए क्या चाहिए? हीट। हीट चाहिए। अब ये बताओ बेटा, एक छोटे से आप एक खील को हथौड़ी से जब बार बार मारते हो वो गर्म हो जाता है। तो इतना तो मालूम है आपको कि जब भी कोई दो ऑब्जेक्ट आपस में टकराते हैं तो हीट प्रोड्यूस होता है। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो ऑब्जेक्ट बड़ा है कि छोटा है, पर जब भी कोई दो ऑब्जेक्ट बहुत ताकत नहीं, स्पीड के साथ, बहुत स्पीड के साथ जब टकराता है तो क्या प्रोड्यूस करता है बेटा? हीट। और सोचो हवा कितना साधारण पार्टिकल है, हवा कितना साधारण पार्टिकल है, सुनने में ऐसा लगता है, पर जब रॉकेट एकदम तेजी से ऊपर जाता है ना तो हवा से इतनी तेजी से टकराता है, हवा से टकराता है, पर इतनी तेजी से टकराता है कि क्या प्रोड्यूस होगा? हीट। ये आदमी चल जाएगा। अच्छा, कभी आप लोगों ने वो देखा है, तारा टूटते हुए देखा है? पर्सनली हो सकता है नहीं देखे होगे, फिल्मों में देखे होगे, शाहरुख खान के मूवी में दिखाता है, क्या गोविंदा जी की मूवी में दिखाता है। अब आप लोग इसलिए नहीं देख पाए, कभी आसमान को देखने का मौका ही कहां मिला है, करेक्ट? तो तारा टूट के गिरता है ऐसा सुने हैं मूवी में या कार्टून वगैरह में, मासा एंड द बियर में दिखाते रहता है अक्सर। तो अब बताओ मेरे को वो क्या चीज है? हम बोलते हैं ना तारा टूट के गिरा, वो क्या चीज है बेटा? जब बोलते हैं ना लोग तारा टूट के गिरा, वो जलता जलता, मैं दिखाता हूं एक्चुअली क्या है। मान लो ये अर्थ है बेटा, ये मैंने अर्थ बना लिया, ठीक है, और आपको तो पता है कि अर्थ के चारों तरफ हवा का एटमॉस्फेयर होता है, करेक्ट? एक एक रेंज तक हवा का एटमॉस्फेयर। तो अब देखिएगा क्या होता है, ये हवा है बेटा, अर्थ के चारों तरफ हवा का ये एटमॉस्फेयर है। अब आपको पता है कि हमारे स्पेस में बहुत सारे स्पेस डस्ट उड़ रहे हैं, पत्थर जैसे, मीटरॉइड या एस्टेरॉइड वगैरह बोलते हैं जो। तो आपको यह भी पता है कि स्पेस में बहुत सारे पत्थर जैसे चीजें उड़ रही हैं, तैर रही है, और कभी कभी क्या होता है, कुछ पत्थर जैसे ऑब्जेक्ट अर्थ के ग्रेविटेशन के रेंज में आ जाते हैं, तो अर्थ उसको बहुत तेजी से खींचता है। तो बेटा वो इतनी तेजी से नीचे आता है, इतनी तेजी से नीचे आता है कि पत्थर में आग लग जाता है भाई, पत्थर में आग लग जाता है, और ऐसा लगता है आग कि वो नीचे आने से पहले ही जल के राख हो जाता है। तभी पता तारा टूट के गिरा दिखा दूर से, और आते आते बुझ जाता है। बुझ कैसे गया? जल के खाक हो गया। कभी कभी गिर भी जाता है अर्थ में ना, ऐसे बहुत सारे पाए गए हैं। तो ये जो तारा टूट के गिर रहा है वो क्या चीज है? स्पेस डस्ट। उसमें आग, वो पहले से तो उसमें आग नहीं लगा था ना, आग कब लगा? जब वो किससे टकराया? हवा से, वो भी ताकत के साथ। तो इन सभी, अब देखो हवा दिखता है क्या? हवा तो दिखाई नहीं देता, फिर भी आज की कोई हवा से टकराया, या हवा किसी से टकराया, क्या प्रोड्यूस किया उसने? हीट। तो अब बताइए, कोई चीज आपको दिखाई दे या ना दे, अगर वो आपके ऊपर तेजी से टकराएगा तो क्या प्रोड्यूस करेगा बेटा? हीट। तो अब ऐसा ही कुछ यहां पर होता है। सन के अंदर से कुछ आ रहा है, मुझे नहीं मालूम था, पर जब मैं सामने खड़ा हो जाता हूं सन के, मैं जब सामने खड़ा हो जाऊं सन के, तो मुझे गर्मी क्यों लग रही है भाई? क्योंकि सन के अंदर से भी कुछ तो आ रहा है, बहुत तेजी से। कितनी तेजी से? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। बाप रे बाप, कितना भयानक स्पीड है तो, करेक्ट? तो सोचो, हमको रेडिएशन दिखाई नहीं देता, पर जब वही रेडिएशन पैकेट्स के फॉर्म में मेरे ऊपर जम के टकराता है तो क्या प्रोड्यूस करता है बेटा? हीट प्रोड्यूस करता है। और वही हीट आपको महसूस होता है जब आप किसके सामने खड़े हो जाते हो? सन के सामने, करेक्ट? तो क्या पता चला? फोटोन नहीं दिखते, हवा नहीं दिखता, पर जब वो तेजी से टकराता है तो क्या प्रोड्यूस करता है बेटा? वो हीट प्रोड्यूस करता है। हाँ, लेकिन अब क्वेश्चन ये उठता है कि सन के सामने ज्यादा गर्मी क्यों लगता है और बल्ब के सामने गर्मी कम क्यों लगता है? समझाता हूं कैसे, ऐसे पूछ रहा हूं मैं ना, बताना मेरे को। अगर कोई छोटा पार्टिकल, बहुत सारे छोटे छोटे पार्टिकल आपके ऊपर टकराएंगे, क्या प्रोड्यूस करेगा? हीट। पर अगर बड़ा पार्टिकल टकराएगा तो हीट ज्यादा प्रोड्यूस होगा। अब जल्दी बताओ, सन के अंदर से निकलने वाला जो फोटोन था वो ऐसा बना था, और बल्ब के अंदर से निकलने वाला फोटोन ऐसा बना था। कौन ज्यादा भारी है, कौन ज्यादा बड़ा है? सन का फोटोन। अब समझे?
क्या समझे वैसे कि सन में गर्मी ज्यादा क्यों लगता है बेटा? फोटोन बड़ा है। अब बड़ा थोड़ी बोलोगे एग्जाम में, क्या बोलोगे? फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, इसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा है। मैं आपको ना और प्रूफ करके दिखाता हूं। मैं आपको ये प्रूफ करके दिखाता हूं कि सच में सन के अंदर से क्या निकल रहा है? फोटोन। दिखता नहीं है, हालांकि मैंने प्रूफ करने की कोशिश किया। और एक बार और अच्छे से एक बार मैं आपको प्रूफ कर दिखाता हूं। यहां देखना बेटा, ये बताओ, हवा हमको दिखाई नहीं देता पर उसके ताकत को हम महसूस करते हैं। कभी तेज हवा चले तो जब हवा हमसे टकराता है तो उसका ताकत हमें उसका महसूस होता है। ये बताइए, कभी बाल गीला हो जाता है तो हम बाल को सुखाने के लिए ब्लोअर के सामने खड़े हो जाते हैं। कूलर के सामने क्यों नहीं खड़ा होते? हालांकि पहले होते थे, मैं तो खड़ा होता था स्कूल जाने से पहले, बढ़िया ऐसे बना के कूलर के सामने, तो कूलर से तेज हवा आ रहा है, बाल हो गया सेट। पर अब उसके बाद क्या आ गया? ब्लोअर। दोनों में क्या फर्क है? कूलर से भी हवा आ रही है, ब्लोअर से भी, पर ब्लोअर का ताकत ज्यादा महसूस होता है। क्यों? क्योंकि ब्लोअर में हवा एक छोटे से दायरे से निकलता है, छोटे से दायरे से। समझाता हूं कैसे। कभी आप देखियो, आप सबको पता होगा, कभी अगर आप कभी आग लगाते हैं गांव वगैरह में, देखना खाना पकाने के लिए जब लकड़ी वगैरह से, अब तो नहीं होता, पहले की बार बता रहा हूं, लकड़ी से खाना बना रहे हैं, आग लगा रहे हैं, आग बार बार बुझ जा रहा है, तो गांव में ना एक ऐसा ना एक पाइप होता था, पाइप, उसको हमारे भाषा में फूकनी बोलते थे। तो ऐसे वो फूक करके उसे फूकते थे तो आग जल्दी लगता था। तो एक बात बताओ बेटा, आग को और तेज करने के लिए मुझे फूक मारना है। फूक कैसे मारते हैं? करेक्ट। तो क्या समझे? दायरा बड़ा करोगे हवा उतने निकलेगा पर ताकत उसका कम हो जाएगा। दायरा कम करोगे हवा उतने निकलेगा पर उसका दायरा ताकत उसका। तो क्या समझे? पार्टिकल्स जब तेजी से टकराते हैं तो उसकी ताकत को बढ़ाया जा सकता है, उसके दायरे को कम करके, दायरे को कम करके। तो अब चलो इसको ना, अब मैं आपको समझाऊं मैं क्या बोलना चाहता हूं। ताकत को बढ़ाने की बात कर रहा हूं ना मैं। सन, अभी अभी पता चला है कि सन के अंदर से क्या निकलता है बाबू रे? फोटोन। दिखते नहीं है पर निकलता है। अब मैं अपना हाथ यहां रखूंगा, तो जब मैं अपना हाथ यहां रखूंगा तो सन के अंदर से जो फोटोन आएंगे मेरे हाथ के ऊपर गिरेंगे, तो बेटा मुझे गर्मी लगेगी, पर मेरा हाथ जल थोड़ी ना जाएगा, भून थोड़ी ना जाएगा। करेक्ट। लेकिन अब देखना मैं क्या करने वाला हूं, इसको पहचानते हो? ये क्या है? क्या है बाबू रे? क्या है ये? मैग्नीफाइंग ग्लास। क्या बोला तूने? अच्छा, तेरे लगा कुछ पकाने वाला हूं मैं इस तवे में। नहीं नहीं, खैर तेरी गलती नहीं, मेरी चित्रकारी बहुत खराब है। क्या है बेटा ये? समझ गया? क्या बोलते उसको बेटा? मैग्नीफाइंग ग्लास। कभी वाला खेल खेलो सन के सामने? क्या होता है इससे? नहीं खेली हूं? जानती हो? अगर चलो आज दिखाता हूं तुमको। ये मैग्नीफाइंग ग्लास है। अब मैं अपने हाथ यहां रखूंगा ना बेटा, जानती हो क्या होगा? जो फोटोन सब तरफ बिखर रहा था अब वो एक ही जगह पर गिरेगा। तो इतने सारे फोटोन जब एक ही जगह पर गिरेगा तो ताकत उसका बढ़ जाएगा, मेरे हाथ में आग लग जाएगा, जल जाएगा। तो क्या समझे? जब बहुत सारे पार्टिकल्स कहीं से निकल रहे हों, उनमें ताकत तो होता है, उसके ताकत को बढ़ाया जा सकता है, उसका दायरा कम करके। तो जो हवा में हुआ था, ब्लोअर में हुआ था, वही अब यहां पर भी हो रहा है। तो इससे प्रूफ होता है कि सन के अंदर से भी कुछ तो आ रहा है जिसका दायरा कम करने से उसका ताकत बढ़ गया। ये इस बात को प्रूफ करता है कि क्या निकल रहा है यहां पर? फोटोन। क्या निकलता है? फोटोन। अच्छा, अब एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आएगा? अब एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आएगा दिखाता हूं मैं आपको। चलिए कुछ क्वेश्चंस देखते हैं बेटा कि इस टॉपिक से क्वेश्चन बेसिकली कैसे पूछता है। क्वेश्चन ऐसे आएगा, बोल देगा कि बच्चों एक फोटोन है, इस फोटोन का वेवलेंथ है 200 नैनोमीटर, तो चलो बताओ इस फोटोन में एनर्जी कितनी होगी? ऐसा क्वेश्चन आएगा। तो आपको मैंने अभी दो फॉर्मूला बताया बेटा, एनर्जी निकालने का दो फॉर्मूला बताया। एनर्जी निकालने का, अच्छा मैंने हटा दिया था ना उसको। एनर्जी निकालने का मैंने दो फॉर्मूला आपको बताया है। एक फॉर्मूला क्या है भाई?
इक्वल टू एच न्यू, और एक और फॉर्मूला है बेटा इक्वल टू एच सी अपॉन लैम्डा। अच्छा जी, ये बताओ ये क्या है? फ्रीक्वेंसी, और ये क्या है बेटा? वेवलेंथ। और दोनों फॉर्मूला से आप क्या निकाल सकते हो? तो दोनों में से कौन सा फॉर्मूला यूज करूंगा? अरे भाई, वेवलेंथ दिया है तो वेवलेंथ वाला फॉर्मूला यूज करूंगा ना। अगर फ्रीक्वेंसी दिया होता तो फ्रीक्वेंसी वाला यूज करता। चलो, तो यहां पर वेवलेंथ दिया है तो यहां पर वैल्यू पुट अप कर देते हैं भाई। एच क्या होता है? प्लैंक कांस्टेंट। इसकी वैल्यू क्या होती है बेटा? 6.62 इंटू 10⁻34 जूल सेकेंड। और सी मतलब क्या होता है? स्पीड ऑफ लाइट। कितना होता है बेटा? 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ओके, और वेवलेंथ का वैल्यू क्या है बाबू रे? 200 नैनोमीटर। पर बेटा ऊपर मीटर है, नीचे नैनोमीटर है, बात नहीं बनेगी। तो नैनोमीटर को मीटर में चेंज करना पड़ेगा। कैसे करते हैं? हाँ, क्या मल्टीप्लाई करूंगा? 10⁻⁹ तो नैनोमीटर क्या बन जाएगा बेटा? मीटर। अच्छा ठीक है, अब बताओ ये सेकेंड और पर सेकेंड कैंसिल हो जाएगा, मीटर मीटर कैंसिल हो जाएगा, ठीक, बस जूल बचेगा। तो जूल ही तो बचेगा, क्या निकाल रहे हो आप? एनर्जी। अच्छा, अब इस कैलकुलेशन को इजी कर दूं, बेटा पता है आपको, जब इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे, यानी कि H और C को जब मल्टीप्लाई करते हैं ना, तो 20 इंटू 10⁻⁻26 आता है। इसको याद कर लो, क्योंकि कई बार न्यूमेरिकल बनाना है, कितने बार मल्टीप्लाई करते रहोगे आप उसको। तो डायरेक्ट याद कर लो कि जब H और C को मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है बेटा? 20 इंटू 10⁻26। और नीचे क्या है बाबू रे? 200 इंटू 10⁻⁹। कर सकते हो ना सॉल्व इसको? बहुत आसान है। चलो सॉल्व करो बेटा, इसको कॉपी करिए, ये ऐसा एग्जाम है, क्वेश्चन आएगा। कॉपी कीजिए। सॉल्व करो। कितना आंसर बेटा? कितना आंसर आया? क्या 20 को 2 लिख दूं अगर मैं, तो 10⁻⁻25 हो जाएगा। और 200 को 2 लिख दूं अगर मैं, तो 10⁻⁻7 हो जाएगा। ये कैंसिल हो गया बेटा। अब उसके बाद ये ऊपर जाएगा, तो ऊपर बचा हुआ 10⁻⁻25, ये ऊपर जाने के बाद 10⁻7, 10⁻7 हो जाएगा। बस अब इसको माइनस कर दीजिए, कितना है बेटा? 10⁻18। करेक्ट। जूल 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 क्यों? क्योंकि ऑलरेडी यहां पर क्या बचा हुआ बेटा? जूल बचा हुआ है। करेक्ट, ठीक। तो अभी अभी तुमने क्या सीखा कि जब भी किसी ऑब्जेक्ट से रेडिएशन निकलता तो किस फॉर्म में निकलता बेटा? फोटॉन। तो अभी तुमने जाना कि जब भी किसी ऑब्जेक्ट से रेडिएशन निकलता तो फोटॉन के फॉर्म में निकलता है। जब भी किसी ऑब्जेक्ट से रेडिएशन निकलता है तो फोटॉन के फॉर्म में निकलता है। पर क्वेश्चन है कितने फोटॉन? अरे भाई, मैं यहां सामने में खड़ा हो जाऊंगा सन के सामने, तो मुझे मालूम है कि क्या निकलने वाला है, मेरे ऊपर क्या पड़ेगा? फोटॉन। पर कितने फोटॉन? तो अब चलो मैं आपको नंबर ऑफ फोटॉन भी कैलकुलेट करना सिखाता हूं कि कैसे आप किसी ऑब्जेक्ट से निकलने वाले नंबर ऑफ फोटॉन्स को क्या कर सकते हैं बेटा? कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहां देखना, तो नंबर ऑफ
फोटॉन्स निकालने का एक फॉर्मूला होता है बेटा। फॉर्मूला होता है एनर्जी एमिटेड बाई ऑब्जेक्ट डिवाइडेड बाई एनर्जी ऑफ वन फोटॉन। एनर्जी ऑफ वन फोटॉन। अच्छा ये बताओ, एक मिनट, एनर्जी emitted by any object, any source नीचे में क्या लिखे हो बेटा? एनर्जी ऑफ वन फोटॉन। तो एक फोटॉन की एनर्जी कैसे निकालते हैं? अब भी बताया हूं, hc अपॉन क्या? लैम्डा, है ना। अच्छा अब एक काम करते हैं, ये जो एनर्जी एमिटेड बाय ऑब्जेक्ट है ना बेटा, तो एनर्जी को हम लोग ई लिख लेते हैं, एनर्जी एमिटेड बाय ऑब्जेक्ट। लैम्डा ऊपर ले जाओ, वो ऊपर चला जाएगा बाबू रे। नीचे क्या बचा बेटा? एच और क्या बचा? सी। तो ये है फॉर्मूला क्या निकालने का? नंबर ऑफ फोटॉन्स। अब मैं इसका आपको एग्जांपल बताऊंगा, पहले कॉपी करो इसको। तो जब भी एग्जाम में क्वेश्चन आएगा ना, नंबर ऑफ फोटॉन्स कैलकुलेट करो, तो ये फॉर्मूला आपको यूज करना रहेगा। कॉपी कर लिए? ठीक है, तो अब चलिए मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूं बेटा। ठीक है, नंबर ऑफ फोटॉन निकालने का एक एग्जांपल दिखाता हूं। ओके, सपोज मैं मार्केट चला गया और मार्केट से मैंने एक बल्ब खरीद लिया। ये देखो बेटा, मैं मार्केट से एक बल्ब खरीद के ले आया। ठीक है, अब ये जो बल्ब है जब ये जलेगा तो अपने अंदर से क्या निकालेगा बेटा? फोटॉन निकालेगा, फोटॉन निकालेगा। तो मान लो ये जो बल्ब है, ये बल्ब 100 वाट का है। 100 वाट का मैंने बल्ब खरीद लिया, 100 वाट का मैंने बल्ब खरीद लिया, और किसी ने मुझे बताया कि इस बल्ब में से जो फोटॉन निकल रहा है इसका वेवलेंथ है सपोज 200 नैनोमीटर। उस बल्ब के अंदर से जो फोटॉन निकल रहा है उसका वेवलेंथ कितना है बेटा? 200 नैनोमीटर। अब किसी ने पूछ दिया कि चलो बताइए इस बल्ब में से नंबर ऑफ फोटॉन्स कितने निकलेंगे। दिखाता हूं कैसे। तो बेटा हमारे पास फॉर्मूला क्या है नंबर ऑफ फोटॉन निकालने का? तो ये देखो, नंबर ऑफ फोटॉन्स निकालने का फॉर्मूला है एनर्जी एमिटेड बाय सोर्स इनटू लैम्डा अपॉन एच और सी। पहले तो एक बात बताओ, एनर्जी दिया है? नहीं, वाट दिया है। वाट क्या होता है बेटा? पावर, पावर। और जानते हो कि 1 वाट होता है बेटा 1 जूल पर सेकेंड के बराबर। तो फिर 100 वाट का बल्ब कितना एनर्जी प्रोड्यूस कर रहा है बेटा? 100 जूल क्या पर सेकेंड। तो ये एनर्जी मिल गया। जूल मतलब क्या होता है? एनर्जी। तो अब बताओ जल्दी से, एनर्जी कितना मिल गया हमको? 100 जूल पर सेकेंड। लैम्डा कितना दिया है बेटा? 200 नैनोमीटर। उसको चेंज कर लेंगे बेटा हम लोग मीटर में। ठीक है, नीचे आते हैं। मैं अभी आपको बता चुका हूं कि एच और सी को मल्टीप्लाई करने से क्या आता है? 20 इंटू 10⁻26 जूल मीटर। अब जल्दी से बताओ, यहां पर जूल और जूल कैंसिल हो जाएगा, मीटर और मीटर कैंसिल हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करोगे तो जैसे आप इसको सॉल्व करोगे तो जो आंसर आएगा, एक ही चीज तो बचा है बेटा। क्या बचा है? पर सेकेंड। पर सेकेंड क्या समझे आप? यहां पर क्या निकाल रहे हो? नंबर ऑफ क्या? फोटॉन्स क्या? पर सेकेंड। यानी कि उस बल्ब में से पर सेकेंड यानी कि 1 सेकेंड में कितने सारे फोटॉन निकलेंगे, आपने कैलकुलेट कर लिया। सॉल्व करो, कितना आंसर आ रहा है मुझे बताएंगे बेटा। सॉल्व करेंगे।
कितना आंसर आया बेटा? 10 टू द पावर -20, 20 होगा, 20 फोटॉन्स पर सेकेंड। ये है तुम्हारा भी सबका बेटा, ये आंसर आया। तो लीजिए, इस तरह से आप क्या कैलकुलेट कर सकते हो, किसी भी ऑब्जेक्ट से निकलने वाले फोटोन का एनर्जी भी निकाल सकते हो और नंबर ऑफ फोटॉन्स पर सेकेंड भी आप कैलकुलेट कर सकते हो। और ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम में ना। एग्जाम में नंबर ऑफ फोटॉन्स निकालने के लिए भी आता है और फोटोन का एनर्जी कैलकुलेट करने के लिए भी आता है। बस आपको क्या करना है, क्वेश्चन समझने में दिक्कत नहीं होगा, कैलकुलेशन संभालना है बस आप लोग को। प्रैक्टिस करते करते कैलकुलेशन स्ट्रांग हो जाता है। 11th में याद रखना, 11th में केमिस्ट्री की जब आगे के चैप्टर्स आएंगे ना, तो इतने सिंपल कैलकुलेशन नहीं मिलेंगे आपको। केमिस्ट्री का फिजिकल जो पार्ट है, फिजिकल केमिस्ट्री, वो सिर्फ इसीलिए बदनाम है क्योंकि जिन बच्चों को कैलकुलेशन थोड़ा वीक है उनको थोड़ा सा टाइम लगता है, मतलब क्वेश्चन बनाते बनाते वो रिदम में आ जाता है। मतलब यूं समझ लो बेटा, एकदम कैलकुलेशन स्ट्रांग करते करते आपको दिवाली आ जाएगी आपकी, मतलब अक्टूबर नवंबर आपकी दिवाली, मतलब दिवाली का त्योहार आ जाएगा कह रहा हूं मैं। तो उस समय तक ना ये रिदम में आएगा। अभी तो बड़ा सिंपल कैलकुलेशन है, अभी आगे देखना मैं जब एनसीईआरटी क्वेश्चन करवाऊंगा ना, बहुत टफ कैलकुलेशन है। तो क्वेश्चन सुनते ही आप समझ जाओगे करना क्या है, बस आके अटक जाओगे मल्टीप्लीकेशन डिवीजन में, वो भी हो ही जाता है। आगे बढ़े, ठीक, आगे बढ़ते बेटा। अब चलिए, हमने रेडिएशन के बारे में सब कुछ पढ़ लिया, अब अगले टॉपिक पे चलते हैं बेटा। डालिए हेडिंग अपने कॉपी में, डी ब्रोगलीज थ्योरी लिखो, डी ब्रोगलीज थ्योरी। अब ये डी ब्रोगली थ्योरी क्या बोलता है? डी ब्रोगली थ्योरी बोलता है कि जब भी, गौर सुनो बेटा, जब भी कोई ऑब्जेक्ट मूव करेगा तो वेव बनाता हुआ मूव करेगा, बस इतनी सी बात है। डी ब्रोगली थ्योरी कहता है कि जब भी कोई ऑब्जेक्ट मूव करेगा, कोई भी ऑब्जेक्ट हो, वो क्या बनाएगा? वेव बनाएगा। जैसे कि मान लो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन मूव करेगा तो ये भी वेव बनाता हुआ करेगा। अगर एक एटम मूव करेगा ये भी वेव बनाता हुआ मूव करेगा। अगर एक मॉलिक्यूल मूव करेगा ये भी वेव बनाता हुआ मूव करेगा। एक क्रिकेट का बॉल, एक क्रिकेट का बॉल ये भी जब मूव करता है तो ये भी वेव बनाता है। रास्ते में चलने वाली कोई गाड़ी, रास्ते में चलने वाली कोई गाड़ी जब मूव करेगी ये भी वेव बनाएगा। इवन स्पेस में जाने वाला जो रॉकेट होता है बेटा, स्पेस में जाने वाला रॉकेट वो भी वेव बनाता हुआ जाता है। तो डी ब्रोगली ने क्या बोला? इन्होंने बोला कि जब भी कोई ऑब्जेक्ट मूव करेगा, शर्त क्या है? मूव करना पड़ेगा भाई। तो क्या बनाते मूव करेगा वो? वेव। एक बात बताओ, एक बात बताओ, जब मैंने बोला आपको इलेक्ट्रॉन वेव बनाता मूव करता है, एक एटम वेव बनाता मूव करता है, एक मॉलिक्यूल वेव बनाता मूव करता है, आपने यकीन कर लिया होगा। पर एक बात बताओ, कभी बॉल को देखे हो हवा में फेंक दो तो ऐसे जाता है क्या? क्या कार रास्ते में घोड़े जैसे दौड़ता है? नहीं। तो कभी आपने कार को वेव बनाते हुए देखे हो? नहीं। तो जब मैंने कहा कि इलेक्ट्रॉन वेव बनाता है तो शायद आपने यकीन कर लिया होगा। नहीं किए थे? करना ही पड़ेगा भाई। क्यों कर लिए होगे? दो कारण है, एक दिखता तो है ही नहीं, हो क्या पता बनाता होगा, और दूसरा अब कोई साइंटिस्ट बोल रहा है तो सही होगा फिर वो। पर दिक्कत क्या है हम लोगों के साथ कि हम तो मानते उसी चीज को है जो हम, जिसको हम देख पाते हैं। तो जो बड़े, ये जो बॉल है, कार है, इनके वेव दिखते नहीं है, और जिनके वेव होते हैं वो खुद दिखते नहीं है। तो समझ में नहीं आ रहा है कि सच में ये वेव बनाते हैं कि नहीं बनाते हैं। जब इलेक्ट्रॉन वेव बनाता है, मैंने ऐसा सुना तो मुझे यकीन हो गया, पर जब मैंने बोला कार वेव बनाता है तो मुझे डाउट हो रहा है कि पता नहीं ये भी वेव बनाता है कि नहीं बनाता है। पर डी ब्रोगली बोलते हैं बेटा, आपको यकीन हो चाहे मत हो, पर हर चीज क्या बनाता है? वेव। कैसे उन्होंने इस बात को प्रूव किया बताता हूं। इन्होंने क्या किया, इन्होंने बेटा दो बड़े बड़े साइंटिस्टों के थ्योरी को मिला दिया। इन्होंने दो बड़े बड़े साइंटिस्ट, एक थे प्लैंक, प्लैंक ने क्या बोला था? ई किसके बराबर होता है बेटा? एच न्यू। ये किसका फॉर्मूला है? हाँ, मतलब किस साइंटिस्ट का फॉर्मूला है? मैक्स प्लैंक का। और ये किसका फॉर्मूला है भाई? आइंस्टाइन का।
करेक्ट। तो ये दो बड़े बड़े साइंटिस्टों का फॉर्मूला जो है उसको देखा डी ब्रोगली ने। अब डी ब्रोगली क्या सोच रहे हैं कि भाई ये तो है बड़े बड़े साइंटिस्ट। अच्छा, मैं डी ब्रोगली के बारे में एक बात बता दूं। ये जो साइंटिस्ट है डी ब्रोगली, ये नील बोर के, नील बोर नाम सुने हो, साइंटिस्ट है नील बोर, उनके परम दुश्मन थे। नील बोर ने अपने थ्योरी में जितनी बातें बताई, ये अधिकांश चीजों को ये अपोज करते थे। इनका कहना था कि नील बोर जो है वो कुछ गलत बता रहे हैं। अब एक बात बताओ, ये नाम पहले सुने थे? नहीं, पर नील बोर का नाम सुने हो? अरे क्या बोल रहे हैं, नील बोर गलत है। तो क्या वो बात रही होगी जिसके कारण इनको लगा कि नील बोर गलत है? बताऊंगा, पहले यहां वापस आते हैं। डी ब्रोगली ने क्या किया, दो बड़े बड़े साइंटिस्टों के फॉर्मूला में उन्होंने क्या देखा कि लेफ्ट साइड क्या लिखा है, ई। तो जब लेफ्ट साइड कॉमन है तो राइट साइड भी कॉमन हो जाएगा। जब ई सेम है तो बेटा mc स्क्वायर ऑल्सो बिकम्स इक्वल टू क्या, h न्यू। क्या ठीक बोल रहा हूं मैं? अच्छा जी, फिर मुझे याद आया कि ये जो न्यू होता है उसको c बाई क्या लिखते हैं बेटा, लैम्डा। अच्छा, लैम्डा को उस तरफ ले जाओ और mc स्क्वायर को नीचे ले आओ, तो अब ये इक्वेशन ऐसा कुछ हो जाएगा। अब c और c कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा बेटा, h अपॉन क्या बचेगा, mc। ये एक फॉर्मूला बन गया। इस फॉर्मूला में c क्या है, स्पीड ऑफ लाइट। स्पीड ऑफ लाइट, इसका मतलब ये फॉर्मूला सिर्फ किस में काम करेगा, लाइट में। यानी किसके लिए काम करेगा, फोटोन के लिए। तो बाद में इस फॉर्मूला को चेंज करके उन्होंने ऐसे लिख दिया, ऐसे लिखने से फायदा क्या हुआ, फायदा यह हुआ कि c का मतलब ये सिर्फ किसके लिए काम करता, लाइट के लिए, पर v का मतलब होता है बेटा वेलोसिटी ऑफ एनी ऑब्जेक्ट। तो अब इस फॉर्मूला को आप किसी भी ऑब्जेक्ट में लगा सकते हो। तो जानते हो, यही वो फॉर्मूला है जिसको देखने के बाद नील बोर को लगा कि ये सारी चीजें क्या बनाती हैं, वेव। किसने, डी ब्रोगली ने। डी ब्रोगली क्या कहते हैं कि कोई भी ऑब्जेक्ट जब मूव करेगा तो क्या बनाएगा, वेव। तो यही वो फॉर्मूला है जिसको समझने के बाद उनको ऐसा लगा, और सिर्फ लगा नहीं, उन्होंने इसको प्रूफ भी किया। दिखाता हूं चलो। इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं। बेटा जानते हो इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है? इलेक्ट्रॉन का मास होता है 9.1 इंटू 10⁻³ kg। इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी 2.18 इंटू 10⁶ मीटर पर सेकेंड के आसपास होता है। और h का वैल्यू तो आप जानते ही हैं, h क्या होता है भाई, 6.62 इंटू 10⁻34 kg मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। यहां पर h का यूनिट ये देंगे बेटा। इससे पहले मैंने h का क्या यूनिट बताया था, जूल सेकेंड। कॉपी पलटा के देखो, अभी मैंने आपको h का क्या यूनिट बताया था, जूल सेकेंड। पर यहां पर इसका हम यूज करते हैं बेटा kg मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। ऐसा क्यों? क्योंकि यहां पर मास यूज हो रहा है, वेलोसिटी यूज हो रहा है, इसलिए। अच्छा चलो कहानी में वापस आते हैं। ये देखो, आपके सामने मैंने इलेक्ट्रॉन का मास, वेलोसिटी और h का वैल्यू लिख दिया। चलो बेटा एक काम करते हैं, वेवलेंथ निकालते हैं। h का वैल्यू मैंने बता दिया, m का वैल्यू मैंने बता दिया, और v का वैल्यू मैंने आपको बता दिया। अब ये बताओ, इन तीनों वैल्यूज को यहां पुट अप करूंगा तो कुछ ना कुछ तो आंसर आएगा ना, जीरो तो नहीं आएगा। तो एक बात बताओ, यहां पर जो आंसर आया किस चीज का आंसर है, वेवलेंथ का। ये जो आंसर निकल के आ रहा किस चीज का है, वेवलेंथ का। किसका वेवलेंथ, तुमने किसका वेवलेंथ निकाल दिया, इलेक्ट्रॉन का। तुमने इलेक्ट्रॉन का वेवलेंथ निकाल दिया, यानी कि तुमने खुद प्रूफ कर दिया इलेक्ट्रॉन वेव बनाता है। क्योंकि इतना तो बुद्धि है ना, वेवलेंथ उसी का निकलता होगा ना जो क्या बनाता होगा, वेव। तो तुमने इलेक्ट्रॉन का वेवलेंथ निकाल दिया, मतलब तुमने खुद कह दिया इलेक्ट्रॉन क्या बनाता है बेटा, वेव बनाता है। करेक्ट। अच्छा चलो एक काम करते हैं, अब इसी एग्जांपल को कार पे अप्लाई करते हैं। कार पे तो बेटा कार का मास होता है तकरीबन 1400 किलो के आसपास, उसका वेलोसिटी 60 किलोमीटर पर आवर ले लेते हैं, और h तो आपको पता ही है। तो तुम मुझे एक बात बताओ,
अगर मैं ये फॉर्मूला कार के लिए अप्लाई करूं, भाई मेरे पास कार का मास तो है ना, वेलोसिटी तो है ना, और एस तो मुझे पहले से मालूम है। अब इसको सॉल्व करोगे तो कुछ ना कुछ तो आएगा, यानी कि अब आपने किसका वेवलेंथ निकाल दिया, कार का। मतलब कार भी वेव बनाता है। लीजिए मैंने मैथमेटिकली प्रूफ कर दिया, कि कार भी क्या बनाता है बेटा, वेव, क्योंकि आपने कार का क्या निकाल दिया, वेवलेंथ, और वेवलेंथ उसी का निकलता होगा ना जो क्या बनाता है, वेव। तो लीजिए मैंने कार का भी वेवलेंथ निकाल दिया, पर फिर वही बात, दिखता तो नहीं है, लेकिन हमको ये कार वेव बनाता हुआ नहीं दिखता, और हमारी प्रॉब्लम क्या है, मानते उसी को है जो दिखाई देता है। तो भले इस पगले ने कुछ भी सिद्ध कर दिया हो कि कार वेव बनाता है, पर मानूंगा थोड़ी ना मैं। तो कार वेव तो बनाता है, कार वेव तो बनाता है, पर अब मेन क्वेश्चन दिखता क्यों नहीं है, बताता हूं। एक बात बता बेटा, इस फॉर्मूला को गौर से देखो बेटा। इस फॉर्मूला में m नीचे है और लैम्डा ऊपर है, ऊपर नीचे, यानी कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल। क्या समझे इसका मतलब, कि जिस चीज का मास कम होगा वेवलेंथ ज्यादा आएगा, और जिसका मास ज्यादा होगा वेवलेंथ कम आएगा। अरे भाई इलेक्ट्रॉन का मास तो देखो कितना कम है, 10⁻⁻31। तो इलेक्ट्रॉन का मास बहुत कम है, तो वेवलेंथ अच्छा खासा आएगा, जिसको हम कंसीडर कर सकते हैं। लेकिन कार का मास तो देखो, इलेक्ट्रॉन के मास के कंपैरिजन में कार का मास को कोई कंपैरिजन ही नहीं है, अरबों खरबों गुना ज्यादा ही है। क्या समझे, कार का मास बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है, इसलिए वेवलेंथ उसका बहुत कम आता है, बहुत कम, इतना कम कि आपकी आंखें उसको रीड नहीं कर पाती। समझाता हूं, ये बताओ, कार का मास दिख रहा है आपको, उसको यहां पुट अप कर देना, कार की वेलोसिटी यहां पुट अप कर देना, इसको सॉल्व करके देखना। इसको सॉल्व करोगे ना, जानते हो आंसर क्या आएगा, आंसर आएगा 0.0000000000000001, ऐसा कुछ आएगा। ये भी कोई आंसर है? अरे भाई तुम तो 0.01 को नेग्लेक्ट कर देते हो, तो इसको कहां से मानोगे, बहुत छोटा वैल्यू आएगा। तो बताइए जल्दी से, कार का वेवलेंथ दिखता क्यों नहीं, क्योंकि कार का मास ज्यादा है। तो बेटा इन चीजों के कंपैरिजन में इन चीजों का मास ज्यादा है। तो जिन चीजों को हम देख नहीं पाते वो वेव बनाते हैं, और जिनको देख पाते हैं वही बनाते हैं, पर देख नहीं पाते हैं। करेक्ट, पर वेव तो हर कोई बनाता है। प्लीज कॉपी करेंगे इसको। कॉपी करिए। क्या कॉपी कर लिए? खैर वैसे आज की क्लास में यही तक करेंगे हम लोग, ठीक है। अब अगले क्लास में जब आओगे, नेक्स्ट क्लास का है बेटा ट्यूसडे, तो उस दिन हम लोग अब तक मैंने जो कुछ आपको पढ़ाया है उससे क्वेश्चंस करेंगे।
क्या क्या पढ़े हम लोग अभी तक? रेडिएशन पढ़े हैं, प्लैंक थ्योरी पढ़े हैं और डी ब्रोगली, इसके हम लोग कोशिश करने वाले हैं। तो थोड़ा सा पढ़ के आना। अभी तो खैर कुछ हुआ ही नहीं है तो क्या ही पढ़ के आओगे, अभी तो जब कंटेंट बढ़ता जाएगा तब थोड़ा मजा आएगा। तो ट्यूसडे वाले क्लास में इसके क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है बेटा? चलो फिर अभी तय करते हैं फिर, ठीक है? नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे फिर इसको।